ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए ये क्लास की ड्यूरेशन कम ही होगी क्योंकि यहाँ बैठे बच्चों का होमवर्क चेक हो रहा था। अच्छा, ये जो 10-15 मिनट अभी इस काम में लग गए और बदगुमानी नहीं, एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। आप में कुछ ऐसे काबिल बच्चे भी होंगे जिन्होंने सोल्यूशन देख के कॉपी करके रजिस्टर पे एज इट इज लिखा होगा और क्योंकि सर ने होमवर्क कहा था करना है और क्लास में नहीं आने देंगे तो उन्होंने वो लिख के दिखा दिया टीए को। ऐसे भी होंगे बीच में, है ना? नहीं होंगे निकल पाऊंगा। इससे ना वैसी एक बात क्लिक की, एक हदीस पढ़ी थी कहीं। मफहूम ये है उसका कि जो नमाज होती है, नमाज पढ़ तो ली, जिसने पढ़ ली उसको नमाज ना पढ़ने का गुनाह तो नहीं मिलेगा, वो तो बच गया, लेकिन उस नमाज से जो फायदे आने थे वो सबको बराबर नहीं मिलेंगे। इन एक हदीस का मफहूम है कि नमाज पढ़ी और कोई ऐसा नमाजी होगा जिसको उसकी नमाज का 10वां हिस्सा सवाब मिलेगा बस, तो जस्ट 10%, या किसी को 6ठा हिस्सा या 5वां हिस्सा या पूरा हिस्सा, ये इखलास पे डिपेंड कर रहा है। अब जो बस ऐसी टकरे मार के चला गया तो उसने हाजिरी लगवा ली, बेनिफिट्स उस तरह से नहीं मिल सके। अभी ये जब होमवर्क चेक कर रहे थे ना, मेरे ध्यान में ये बात आई। अब आप में से जिन लोगों ने ये सोल्यूशन बस कॉपी कर दिए तो ठीक है, बैठे रहे क्लास के अंदर, लेकिन जो होमवर्क करने से फायदा आना था वो नहीं मिलेगा आपको। मेरी पढ़ाई का प्लान उसका हिस्सा है बेटा होमवर्क। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास में ही सवाल हो रहे हैं, तो वो तो मैं कर रहा हूं सवाल, आप थोड़ी कर रहे हैं। कल जो सवाल हम बोर्ड पे कर रहे थे इसको पूरा करेंगे, एक और सवाल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, तो ये तो मैं कर रहा हूं, आप तो नहीं कर रहे ये सवाल। तो आपकी मेहनत तो है ही, वो आपने जो सीखा उसकी प्रैक्टिस ही तब है, पता ही तब चलेगा जब होमवर्क वाले सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं और किया तो बस सोल्यूशन देख के एज इट इज बस कॉपी पेस्ट कर लिया, यही वो बच्चे होंगे जो पेपर में फेल होने के बाद कहेंगे कॉस्ट बहुत मुश्किल है। मैं आपको ना फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया वही मैं कह रहा हूं ये फेल हो जाए, अल्लाह करे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर ट्रैफिक रूल्स में सीट बेल्ट बांधना रूल का हिस्सा है, हेलमेट बांधना रूल का हिस्सा है, तो वो इसलिए अगर वो उस पर चलान कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी है कि हेलमेट पहनने में बंदा अच्छा लग रहा है इसलिए उसको हेलमेट बनाया जा रहा है। अगर ट्रैफिक वाले अपने स्टैट्स बताएं कि जितनी भी एक्सीडेंट्स में डेथ्स हुई हैं उनमें से लेट से 99% लोग वो थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो एक फैक्ट बताया ना, स्टैट शेयर किया है। तो ये जो बेटा क्लासेस में आप आके बैठ जाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने की कोशिश चले कर रहे होते हैं, घर जाके पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सारी चीजें मिलके आपके पेपर पास करने में कंट्रीब्यूट करेंगी। सिर्फ क्लास में आके बैठ जाना, इस क्लास का हिस्सा बन जाना, कोई ऐसा फैज यहां जारी नहीं हो रहा कि मेरी बरकत से आप लोग पास हो जाएंगे, नहीं। आप क्लास में बैठना ये एक स्टेप है, घर जाके पढ़ना, रिवीजन करते रहना, होमवर्क करना, टेस्ट देना, चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना, ये पूरा सिस्टम के स्टेप्स हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे होंगे तो आप अपने पास होने के चांसेस खुद कम करते जा रहे हैं, अपने फेल होने के चांसेस खुद बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे क्या, वो कॉस्ट बड़ा मुश्किल है, भाई क्या पास नहीं करता, भाई क्यों पास नहीं करता, क्या शौक है उनको फेल करने का। तो ये होमवर्क बेटा बहुत जरूरी चीज है मेरे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। और जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो भी होमवर्क क्लास वर्क को बहुत इंपॉर्टेंट समझें। और ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अगर ये होमवर्क नहीं करना चाहते, अगर उनको लगता है जी हमारी मर्जी है हम जैसे मर्जी पढ़ें, तो मेरे बच्चों ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि मुझे क्लासेस के अंदर मेरे सामने बैठे हुए लोग अगर ओबीडियंट लोग नजर आएंगे तो फिर मेरी एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन अगर मेरे सामने वो लोग बैठे हुए जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, तो फिर मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरे पास ये रोज इतना टाइम नहीं है कि हम 15-15 मिनट, शुरू में स्पीड स्लो ही इसलिए रखी जाती है कि पहले सबकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, पहले समझ आनी शुरू हो जाए, कॉस्ट में कोई बात बन जाए, फिर आस्ता आस्ता थोड़ी सी पेस चेंज होगी। इसी पेस पे नहीं कोर्स खत्म होगा, ये पेस ने थोड़ा सा चेंज होना है, थोड़ा सा बेहतर होना है, क्योंकि आप भी तब बेहतर होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर अभी से शुरू से मैं पेस शुरू तेज कर देता तो वहीं लड़खड़ा के गिर जाना था। तो पहले हाथ पांव जम जाए, आप लोग कॉस्ट में चलना शुरू हो जाए, फिर पेस ने चेंज होना है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 15-15 मिनट होमवर्क चेक करना। और ये मेरे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक लड़की यहां पर बैठ के कुछ कह रही है फलाना रजिस्टर नहीं है, लड़का कह रहा है फलाना रजिस्टर नहीं है, क्लास में लोग हंस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है यार। यानी इससे कुछ अच्छी चीज नहीं क्रिएट होगी, कोई उधर मजाक करेगा कोई उधर मजाक करेगा। तो मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट इस फेज में है तो उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा।
कि वो कोई रीज़न बताए और उसका रीज़न सब सुने, फिर सब उसका मजाक बनाए, ये कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं है। तो इस फीलिंग से बचें, अवॉइड करें। आप होमवर्क कर रहे हैं, मैं बार बार बेटा नहीं कर सकता अफोर्ड 15-15 मिनट क्लास के अंदर, लेकिन होमवर्क मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो फिर आप जो यहां से सीख के जा रहे थे वो आपने साथ सुराख कर दिया, सब लीक हुए जा रहा है, कुछ भी रिटेन नहीं हो रहा। कुछ ही अरसा लगेगा, ये सारा कुछ भूल चुके होंगे आप, और जब जनवरी में फरवरी में तैयारी करने बैठेंगे हाथ पांव फूले हुए होंगे, फिर आप कह रहे होंगे कॉस्ट तो बड़ी मुश्किल है। हालांकि अगर आप साथ साथ चल लें, मेरे ख्याल में वो बच्चे जो साथ साथ अभी तक चल रहे हैं, अभी तक सब स्मूथ चल रहा होगा। जो घर जाके नहीं पढ़ रहे उनको एनआरबी की कैलकुलेशन जिंदगी भर समझ नहीं आएगी। एक सवाल कल बीच में छोड़ा हुआ था, उसको पूरा कर लूं मैं जल्दी से, फिर मैं ये होमवर्क डिस्कस करता हूं। वर्किंग शुरू की हुई थी, वो वर्किंग्स मुझे बता दें दोबारा। जी 1 जून को ओपनिंग था, 1 लाख था, फिर 5 तारीख को परचेज की थी 150,000, 85, 12750,000, फिर इसके बाद बैलेंस अपडेट किया था 250,000, 83, फिर उसके बाद 6 तारीख को इशू किया था 150, 83 पे 1245, फिर इसके बाद बैलेंस रह गया था 1,83,000 वाले 8.3 मिलियन, फिर 12 को रिटर्न हुई थी 5,000, ये शो किसने चला दिया? फिर 15 तारीख को परचेज थी 150, 88.1, 1321, 255,000, 86, 219, फिर क्या था? 17 सेल ऑफ 50 मिनट्स 86, 215 बैलेंस 2525, 252, 500, 86, 21715, 000, फिर 50 मिनट्स रिटर्न 18, 50 मिनट्स रिटर्न 25, 85, 2125, बस यहाँ तक किया था। 18 जून से आगे 19 तारीख को जिस सप्लायर को हमने यूनिट्स वापस किए थे उसने हमें नए यूनिट्स दे दिए, और चूंकि ये सारा तसलसल वही 85 वाला चल रहा है, वही वाली चीज़ें वापस की थी, वही वाली उसी जगह उसने हमें और दे दी। तो अब ये 5,000 परचेज हो जाएगी। $85 पे क्यों? क्योंकि वही वाली चीज़ें हैं। हाँ, अगर ऐसा होता कि वो कहता नहीं जी 85 नहीं, अभी 87 की हो गई हुई है, तो फिर यहाँ पर 87 आ जाता। रेट नहीं बताया तो यकीनन ये वही वाली चीज़ें हैं, तो 85 पे लिख लिया उनको। कितना? 425 255 2192 7500, और रेट हो गया 85.99 आगे 99 चल रहा है। जी जी 19
वो सब की 25 की जगह शुरू प्रोडक्शन आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 19 तारीख को इशू है। अच्छा जी, इशू है। कितने? 5,000 है। फोर 3 0 050। कितना बना? 245 और नेक्स्ट इसी दिन 20 परचेज 5,000 2500। ये 5,000 था कि 2500 था? ये 5,000 था। 2500 85 पे 212 500 247 500 तो 86 हो जाएगा। और 212 चले यहां तक मैं ये वाली दोनों दोबारा बताता हूं। पॉइंट नंबर 9 तक रुका हुआ हूं मैं। दो लाइनें ही है यार, बाकी तो कल लिख लिया था। 5 जून को 1.5 लाख यूनिट्स खरीदे थे 85 वाले। इन्हीं में से 2,500 खराब थे जो सप्लायर को भेज दिए। 5 थे, लेकिन मैं सिर्फ सप्लायर की बात बता रहा हूं। 1.5 लाख यूनिट्स 85 के 5 जून को खरीदे थे। फिर आगे इन्हीं की कहानी चल रही है कि इनको इशू किया लेकिन 5,000 खराब निकले, वो स्टोर में वापस आ गए। इनमें से आधे हमने कबाड़ियों को बेच दिए, बाकी आधे सप्लायर को वापस कर दिए। तो मैं सिर्फ सप्लायर वाली बात कर रहा हूं कि सप्लायर से 5 जून को 1.5 लाख यूनिट्स 85 के खरीदे थे और यही वाले 18 तारीख को सप्लायर को वापस कर दिए। तो किस रेट पे? वही 85 पे जो खरीदे थे। फिर सप्लायर ने उसकी जगह मजीद 2500 दे दिए ये, और ये 2500 चूंकि उसी ट्रांजैक्शन का कनेक्शन चल रहा है तो इसलिए 85। अगर ये 2500 मजीद किसी और रेट पे दिए होते तो फिर सवाल में बता देते, तो इसलिए यहां दोबारा 25 लिखा है, 85 लिखा है। ये 85 पे 1.5 लाख खरीदे थे, इन्हीं में से 2,500 वापस किए, अगेन 85, और उन्हीं 2.5 वापस किए की जगह और ले लिए, फिर वही 85। तो चूंकि ये उसी सप्लायर से वही वाली ट्रांजैक्शन का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसलिए तीनों लाइनों में 85 लिखा नजर आ रहा है। जब हम सप्लायर को कोई चीज खरीद के या उसको परचेज रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारी उस सप्लायर के साथ एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में रेट कौन सा इस्तेमाल हो रहा होगा? खरीदते हुए भी और वापस करते हुए भी वही जो ओरिजिनली उस ट्रांजैक्शन का रेट था। लेकिन उसके अलावा स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन में भेजना, वापस आ जाना, कल को दोबारा भेज देना, ये सारी हमारी इंटरनल चीजें हैं। हम जो प्रोडक्शन को मटेरियल भेज रहे हैं, वहां से वापस आ गया, चलो वापस आ गया, 10 दिन बाद दोबारा भेज रहे हैं, ये हमारी इंटरनल स्टोर से आउट्स हैं। इसके लिए जब पहले भेजा था स्टोर में तो क्या रेट लिया था? अब वही भेजी हुई वापस आ गई, 83 पे वापस कर ली। इस 83 की वजह से नहीं, इस 83 की वजह से स्टोर में भेजी थी, वापस आ गई। इससे पहले ना मैं एक बात दोबारा बता रहा हूं, ये एक एक्सटर्नल पार्टी है सप्लायर, जिससे 85 के यूनिट्स खरीदे थे और जब उसी को वापस किए तो फिर 85 ही के वापस किए, और उसी से उन्हीं के बदले 25 दोबारा लिए तो अगेन 85 आ गया। अब इस 85 को लेते हुए हम ये वाला रेट नहीं देख रहे,
क्योंकि ये तो हमारा एक इंटरनल वैल्यूएशन का रेट है। सप्लायर का ताल्लुक इससे है कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमने जितने के खरीदे थे कल को उससे पैसे वापस लेंगे तो उसी के पैसे वापस ले रहे होंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि हमने चीजें खरीदी थी सप्लायर से 85 रुपए की और जब वापस करेंगे तो हम कहेंगे भाई हमारी बुक्स में ना रेट 88 रुपए चल रहा है तो हमें तुम 88 रुपए वापस करो। ठीक होगा, जितने की चीज खरीदी थी वो उसी के ऊपर ही हमें पैसे वापस करेगा। तो परचेज वाली बात फिर देख लें, 85 और 85 ही है, ये 85। लेकिन ये जो प्रोडक्शन को इशू किए थे 1.5 लाख 83 पे, क्यों 83 पे? क्योंकि उस वक्त थे ही 83। अब ये जब 10 दिन बाद दोबारा इशू किए तो अब 86.01 पे। क्यों? क्योंकि उस वक्त चल ये रहा है। अब इसमें ये नहीं देखना कि नहीं नहीं ये प्रोडक्शन वालों को उसी के बदले वापस दोबारा इशू किए जो वापस आए थे। भाई जब इशू किए थे उस दिन वाला रेट ले लिया, वापस आ गए वापस रख लिया, फिर 10 दिन बाद दोबारा इशू कर दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा इशू कर दिया। इशू करते हुए इस कार्ड का मकसद ही यही है, ये हमारी इंटरनल चीजें हैं, यहां से उठा के प्रोडक्शन में भेज देना, जितना इस वक्त रेट चल रहा है उसी पे रिकॉर्ड करेंगे उसको। इसको इससे लिंक नहीं करना। ये 5000 प्रोडक्शन को हम दोबारा भेज रहे हैं, क्यों दोबारा भेज रहे हैं? क्योंकि पहले उसने वापस कर दिए थे। इस पे ये वाला रेट नहीं लगाना, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि हम स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन को इशू कर रहे हैं। जब ये इशू किए थे तो ये रेट था, अब ये इशू किया तो ये रेट चल रहा था। तो प्रोडक्शन को इशू करते हुए सिंपली हमने उस वक्त वाला रेट चलता हुआ लेना है। इसमें इतना सेंसिटिव क्यों था रेट? क्योंकि ये एक्सटर्नल पार्टी से रेट तय हुआ हुआ, उसको तो हम अपने वैल्यूएशन मेथड से नहीं घुमा फिरा रहे होंगे, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चीजें वापस कर रहे होंगे, इसलिए ये 85 ही लिखा हुआ। इसके बाद आगे 21 तारीख को इशू कर दिए 1.5 लाख और इसी पे क्योंकि यही चल रहा है 129, बाकी रह गया 97500 86 वाला 8384 नहीं सर 10775505 यही है। इसके बाद क्या हो रहा है? अच्छा, मैं कल ये बात कही थी ना, मुझे दूसरी क्लास में भी लगा कि कुछ बच्चों के बाद दोबारा बतानी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में आपको दोबारा बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6 में क्या हो रहा है? ये हम 20 रुपए का बेच रहे हैं, यहाँ 20 रुपए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो जितने का बेच रहे हैं वो तो एंट्री में कैश डेबिट आएगा, यहां पर तुम अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं तो वो 20 रुपए यहां नहीं आएगा, वो तो कैश है जो 20 रुपए डेबिट होगा। यहां से तो हम यूनिट स्टोर से निकाल के आउट कर रहे हैं 86 रुपए पे, तो यहां तो उनकी कॉस्ट आनी है। नंबर 10 हो गए। नंबर 11, महीने का एंड पहुंच गया और एंड पे आके पता चला कि 4000 यूनिट्स गायब हैं। 4000, 5000, 4000 नहीं, एनआरबी तो है, यूनिट्स की बात कर रहा हूं। 4000 यूनिट्स गायब हैं, तो गायब हैं तो बस ठीक है, गायब हो गए, बस शॉर्टेज कह लें, लॉस कह लें। 4000 गए और गए तो इसी पे गए। 34400 93500 86 वाला 0 है क्या? 40 इन 500 यूनिट्स के अलावा इस पे मैंने भी बात नहीं की, बाकी मैंने सब ट्रांजैक्शंस यहां पूरी कर दी। इन ट्रांजैक्शंस को जल्दी से दोबारा पढ़ के देख लें, और जिसमें थोड़ी मुश्किल इंग्लिश थी भी वो मैं आपको साथ साथ बताई है। हाँ, पॉइंट नंबर 6 एंट्री करते हुए फिर पढ़ दूंगा, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस हैं। और ये सारी वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है? हमसे तो एंट्रीज मांगी थी, ये कैलकुलेशंस करेंगे तो एंट्री की अमाउंट आएगी। जी जी सर, जब हम परचेज के बाद बैलेंस निकालते हैं उसमें हम टोटल वाला जो है वो डिवाइड करते हैं, लाइक जब मैं यूनिट से। हाँ जी, 2% डिवाइड किया था, लेकिन अगर हम इशू वाले एडजस्टमेंट कर रहे हो तो फिर तो रेट वही है ना। तो वही रेट लिखा है अगर हम इशू करते हैं। हाँ जी, परचेज रिटर्न आती नहीं जाती हैं।
हाँ अच्छा क्वेश्चन में आती है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो सर आपने बताया था जो इन्वेंटरी में जब पैकेज होती है तो फिर वो गलत थोड़ी कर होता है, प्रैक्टिकली तो कैसे चला जाता है कि जब परचेज रिटर्न प्रैक्टिकली हो रही होती है, ये सवाल पूछा है प्रैक्टिकल नेचर का कि जब परचेज रिटर्न असल में हो रही होती है तो स्टोर में लाके तो सब एक जैसे रख दिए थे, तो फिर हम सप्लायर को कैसे वापस करेंगे? अगर परचेज रिटर्न करनी भी होती है ना तो वो शुरू में ही कहीं फैसला हो जाता है, 15, 20, 25 दिन बाद नहीं होता। तो स्टोर वाले को पता होता है कि ये अभी परसों मैंने यहाँ चीज़ें ला के रखी थी, वो वहाँ से उठा के दे देंगे। और अगर वहाँ से उठा के ना भी दी हैं ही सारी एक जैसी चीज़ें, बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई खराबी नहीं, कोई चेंज नहीं, तो सप्लायर भी कैसे पहचानेगा? कोई से 10 उठा के दे देंगे, सप्लायर को कैसे पता है भैया जो मैंने बेची थी? रेट जो मर्जी होता रहे, हम उस ट्रांजैक्शन में रेट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं जो सप्लायर के साथ ओरिजिनली उस ट्रांजैक्शन में हुआ है। आपकी फिक्र यह है कि हम वो फिजिकल यूनिट्स कैसे पहचानेंगे। अगर पहचानेंगे तो पहचान लेंगे, नहीं पहचानेंगे इसका मतलब वो नहीं पहचाने जा सकते, तो सप्लायर भी नहीं पहचान सकेगा, स्टोर से निकाल के कोई भी यूनिट्स को वापस कर देंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल नेचर की चीज़ है, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक बात है, इसका स्टूडेंट से भी पढ़ाई से ताल्लुक नहीं है। ये वैसे आपको प्रैक्टिकल सवाल पूछा था, उसका जवाब दिया जी। इशू करते हैं, इशू करने के बाद अगर हम रिटर्न, जैसे यहाँ पे फॉरन रिटर्न है 12 लेकिन अगर बीच में परचेज वगैरह आ जाती है और रेट चेंज हो जाता है, तो हम जब रिटर्न करेंगे तो फिर वही रेट पे करेंगे। चाहे परचेज की रिटर्न हो, चाहे इशू या सेल की रिटर्न हो, रिटर्न को बुक्स में लाते हुए कौन सा रेट लगना है? जो जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है वो जो उस ट्रांजैक्शन पे रेट लगा हुआ था। अब ये जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है वो ये वाली है, 83 पे की थी, तो इस रिटर्न को भी 83 पे, क्योंकि रिटर्न जो है ना वो हुई ट्रांजैक्शन रिवर्स हो रही होती है, तो जिस ट्रांजैक्शन जिस रेट पे हुई थी वही रिवर्स हो रही होती है। 500 यूनिट्स के अलावा एक क्विक रिकैप, एक रॉ मटेरियल है, उसके लिए हम सारी जून की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने लगे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी था कि वैल्यूज तो पता चलें, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद 5 तारीख को 150,000 यूनिट्स वर परचेज 85 पे, ये परचेज हो गए 85 पे, वेटेड एवरेज है इसलिए रेट अपडेट करते जाना है। फिर 1.5 लाख यूनिट्स इशू कर दिए, 1.5 लाख यूनिट्स इशू कर दिए, 83 का रेट था 83 पे इशू कर दिए। पॉइंट नंबर 4, ये जो इशू किए थे इनमें से 5,000 वापस आ गए, तो इन्हीं में से 5,000 वापस आ गए, जिस पे गए थे उसी रेट पे वापस आ गए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, मजीद 1.5 लाख खरीदे 88 के, ये 1.5 लाख खरीदे 88.1 के। पॉइंट नंबर 6, ये जो वापस आए थे ये वाले, इनमें से आधे कबाड़िए को बेच दिए और बाकी आधे सप्लायर को वापस कर दिए। तो जो कबाड़िए को बेचे वो तो हम सिंपली स्टोर से निकाल के आउट कर रहे हैं ये, लेकिन जो सप्लायर को वापस कर रहे हैं तो वो उसी प्राइस पे जिससे उससे खरीद के लाए। पॉइंट नंबर 6 और 7 ये दोनों मैंने इकट्ठे बताए। फिर पॉइंट नंबर 8, 5,000 मजीद प्रोडक्शन को इशू कर दिए, ये कर दिए, उस वक्त का रेट लिया, इशू कर दिए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 9, 2500 यूनिट सप्लायर से हमने खरीद लिए, ये खरीद लिए, लेकिन चूंकि वो वही वाले उन्हीं की जगह खरीदे हैं इसलिए रेट वही वाला, अगर कोई और रेट बता देता तो हम यकीनन कोई और रेट ले लेते। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में 150,000 स्टोर से इशू कर दिए, प्रोडक्शन को ये इशू कर दिए, ये रेट चल रहा था, इशू कर दिए। फिर इस महीने के एंड पे गिनती की पता चला 4,000 को ले गया, तो बस ले गया तो ले गया, हमारे लिए वो शॉर्टेज है, लॉस है, स्टोर से आउट और इस रेट पे आउट कर दिया। 500 जो ऑब्सोलीट है उसके अलावा मैंने आपको सारे ट्रांजैक्शन रिपीट भी कर दी। अब पूछें क्या पूछ रहे थे? नहीं पूछ रहे थे? ऐसे क्वेश्चन में गलती होने का चांस आते तो एरर कैरी फॉरवर्ड का कुछ होता है? अच्छा, बाकी लोग भी दोबारा सुन लें, मैंने पहले भी शायद ये बात की थी कि आप लोगों की गलती बार बार पेनलाइज नहीं होगी। अगर किसी ने यही 85 की जगह 58 लेट से लिख दिया, अब उसके बाद आगे सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी ना। गलत ही होंगी और क्या, वो खुद ब खुद थोड़ी फिक्र कर लेंगी अपनी, लेकिन नंबर अगली लाइंस के नहीं कटेंगे बार बार, सिर्फ इस वाली लाइन के नंबर कट रहे होंगे। तो सिर्फ जो गलती जहां होती है उस गलती की कैलकुलेशन का जो नंबर है सिर्फ उसके नंबर कटते हैं। अब आगे जब वो गलत फिगर कंटिन्यू हो रही है तो आगे आप उसका इस्तेमाल तो सही कर रहे हैं ना, उनके नंबर नहीं कटेंगे, तो एक गलती बार बार पेनलाइज नहीं होती। इनमें बताएं जो पूछना है। चले, अब मैं डबल एंट्रीज मैं ज़बानी बोल रहा हूं, आप लिखते जाएं साथ साथ। 5 जून जी, क्या करने के लिए? हम कौन? प्रैक्टिकल बात पूछ रहे हो?
हाँ, तो प्रायोरिटी सवाल ये पूछा है कि हम स्टॉक क्लोजिंग निकालने के लिए, प्रैक्टिकल सवाल है कि स्टॉक निकालने के लिए इस कार्ड को प्रेफर करते हैं कि फिजिकल काउंट को। फिजिकल काउंट को, तभी तो 4000 का यहां पर लॉस मान लिया जी, क्योंकि असल चीज तो फिजिकल है ना। यहां तो रिकॉर्डिंग करते गलती भी हो सकती थी, तो हमने उसी फिजिकल को प्रेफर किया, तभी तो 4000 को यहां रिकॉर्ड कर लिया। सरप्लस क्यों होगा? सरप्लस क्यों होगा? सरप्लस कैसे हो सकता है? बड़े बड़े यूनिट्स कैसे बढ़ सकते हैं? एंट्रीज बता रहा हूं। 5 जून, अब आप लिखते जाए ना, एंट्रीज की जगह छोड़ी हुई थी, अब सवाल सॉल्व हो रहा है। 5 जून रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट। पेएबल ज्यादा बेहतर है। ये जो परचेज की ट्रांजेक्शन होती है ना, इसको पेएबल से ही रूट करना ज्यादा बेहतर होता है, सेल को डेटर से ही ज्यादा बेहतर होता है। दोबारा 5 जून रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने से? ये 1275 से। पहली एंट्री रिपीट कर रहा हूं, 5 जून रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट। अगर किसी का कैश क्रेडिट करने का दिल है तो कर ले, कोई बात नहीं। पेएबल क्रेडिट ये वाली अमाउंट। ये सारी मेहनत कर ली ना यहां, अब यहां से फिगर्स देख के एंट्री करनी है बस। पहली एंट्री डन। यस सर। 6 जून वर्क इन प्रोसेस। प्रोडक्शन को इश्यू हो रहा है और मटेरियल का सवाल है, इसमें ये तो कहा नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ही होगा। अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क होता तो बता देते, तो ये डायरेक्ट ही होगा। तो ये इश्यू हो रहा है प्रोडक्शन को, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये दूसरी एंट्री रिपीट कर रहा हूं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये नरेशन इशू टू प्रोडक्शन। नरेशन लिखनी चाहिए, नरेशन लिखने का फायदा होता है, स्टूडेंट को भी पता होगा क्या एंट्री की है और पेपर मार्कर को भी आसानी होगी। है जी, किधर है, कौन है, क्या पूछा है? नरेशन के नंबर होते होंगे? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद, लेकिन नरेशन लिखा करें, आपको खुद पता चले ना क्या कर रहे हैं, पेपर मार्कर को पता चले क्या कर रहे हैं, तो पेपर मार्कर को नंबर देने में आसानी होगी। यार इतनी जल्दी तो मैंने बोर्ड पे भी लिख दी थी। 6 जून डन। 12 जून यही वाली रिवर्स हो जाएगी, यही रिवर्स हो जाएगी, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट, ये अमाउंट। अब प्रोडक्शन से वापस आ गया ना स्टोर में, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वापस डेबिट हो गई और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। 15 जून रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट। पंद्रह जून रिपीट कर रहा हूं, परचेज की थी तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट। पंद्रह जून डन। 17 जून इधर देखें, 17 जून को क्या हो रहा है, हम 2500 यूनिट्स कबाड़िए को बेच रहे हैं, तो कैश कितना मिल रहा है? 20 रुपए। तो 2500 यूनिट्स बेच रहे हैं, 20 का 1, ये हो गया कैश डेबिट 50,000, और रॉ मटेरियल से निकाल रहे हैं कितना? 215,000। और मैंने आपको कहा था कि ये जो यूनिट्स का खराब होना है ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही, क्योंकि वैसे नॉर्मल है या नहीं ये तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, ये तो देखना पड़ेगा वहां के हालात, वहां के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, तो आपने इसको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही समझना है। तो डेबिट किधर जाएगा? FOH कंट्रोल 165,000। ये कल आपको जो एंट्रीज बताई थी ना, ये उनमें से एक थी। कैश डेबिट वाली बात कल मैंने ज़बानी बोली थी, ये अब सवाल में आ गई। क्या जी? रिसीवेबल? नहीं, ये प्रॉपर सेल थोड़ी है। मैंने कहा था प्रैक्टिस में सेल्स, परचेजेस, डेटर और क्रेडिटर से रूट हो रही होती है, ये तो ऐसी कबाड़ियों को बेच रहे हैं। जो नॉर्मल सेल्स परचेजेस होती है ना,
वो पेबल रिसीवेबल से ही रूट होती हैं ताकि ट्रैक रहता है पूरा। 17 जून ओके। ये बात मैंने कल बताई थी कि चीजें खराब होना, जाया हो जाना, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा कि ये नॉर्मल था या एबनॉर्मल था। तो आप इसको नॉर्मल ही समझिए और बेहतर होगा कि नोट भी लिख दें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉर्मल लॉस था। तो फिर ये जो डिफरेंस है ये एफएच कंट्रोल को जाएगा। जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यार हम रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से आ गई? अठारह जून, हाँ जी, पेएबल डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये पेएबल डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ जी डन। 19 जून प्रोडक्शन को इश्यू हो रही है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये 19 जून वाली एंट्री बताइए मैंने। 19 जून को प्रोडक्शन को इश्यू हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। इससे 20 जून परचेजेस आ रही हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ये हाँ भैया सारे एंट्रीज हैं कि नहीं? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, पेएबल क्रेडिट 212,500। इक्कीस जून को क्या हो रहा है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। देखें एंट्रीज वही रिपीट हो रही हैं बार बार, असल मेहनत ये सारी कैलकुलेशंस की है। 21 जून दोबारा सुन लें, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये 30 जून 4000 यूनिट्स गायब हो गए। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल, अनलेस कि आपको पढ़ के बहुत क्लियरली पता चल रहा हो। मैंने देखें आपको कल मिसाल बताई थी कि किसी इलाके में, किसी एरिया में, किसी कंपनी में चोरियां हो जाना बहुत नॉर्मल चीज होती होगी, तो उनके लिए ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता होगा। तो ये चोरियां हो जाना, अच्छा कोई इकट्ठे 4000 नहीं ले गया होगा, ये कोई एक ही दिन 4000 डाका नहीं पड़ा होगा, ये रोज 5-5, 10-10 गायब होते होते तो एंड पे पता चला कि 4000 गायब है। तो ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही लेंगे इसको। क्या करें एंट्री? एफओएच कंट्रोल डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। वो मैंने नहीं बताया ना अभी, मैंने ही 4000 की बात की है जी। एक ही दिन 4000 गायब हुए। देखें अगर किसी ट्रांजैक्शन से बहुत क्लियरली पता चल रहा है, सवाल में लिखा मिलता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग लग गई और 4000 यूनिट्स जल गए, तो इसको नॉर्मल माने एबनॉर्मल माने? एबनॉर्मल है। इसी तरह से 4000 एक ही दिन डाका पड़ा, डाकू 4000 यूनिट्स ले गए, एबनॉर्मल है। अगर इतना वाजे पता चल रहा है तो आप इसको बिल्कुल एबनॉर्मल माने, लेकिन अगर इतना वाजे रीजन नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही समझें। 30 जून डन। लास्ट काम, 500 यूनिट्स ऐसे हैं जो शेल्फ में कहीं नीचे दबे पड़े रहते, उसकी वजह से वो कुछ खराब से हो गए, पुराने हो गए, और उनकी एनआरवी 30 है, तो उनको राइट डाउन करना पड़ेगा। यूनिट्स ही निकाल देंगे? नहीं, यूनिट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उन 500 यूनिट्स की कॉस्ट 86 है, एनआरवी 30 है, तो उनको राइट डाउन करना पड़ेगा। कितने से? 56 से। एंट्री एनआरवी से नहीं करनी है, राइट डाउन की एनआरवी, राइट डाउन की एंट्री करनी है। कितना कम करना है? 86 पे है, 30 पे लाना है, तो 56 से एंट्री होगी। एफओएच कंट्रोल डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। 56 इंटू 500, 28,000। ये एनआरवी राइट डाउन की एंट्री होगी। इसको इस टेबल में इंक्लूड किया जा भी सकता है और इसका अलहदा भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। वैसे भी हमें अब इस टेबल को आगे बढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, हमारा तो सवाल पूरा हो गया।
वैसे कंपनी की मर्जी है, इसको शामिल करना है तो कर ले। अगर वो शामिल करते, शामिल ना करना बेहतर इसलिए क्योंकि वो 500 की जो एनआरवी है वो बाकियों की कॉस्ट को भी खराब कर देगी। अगर मैंने उसको यहाँ एडजस्ट कर दिया तो वो बाकियों की कॉस्ट को भी खराब कर देगी, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए टेबल में उसको इंक्लूड करना मुनासिब नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं। 93,500 में से ये अब हमें पता है कि इनमें से 500 ऐसे हैं, यानी अब यही वर्किंग ऐसे ही होगी। अगर वैल्यू निकालने को या बैलेंस शीट बनाने को कहा होता तो हम करते वैल्यू 93,086 पे और 530 ये करते। यहां पर ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हमने यहां पर इस 28,000 को एडजस्ट कर दिया तो बाकियों का रेट भी खराब हो जाएगा। उन 500 को अलहदा रखे, बाकियों को फिर, यानी फिर हम 586 वाले को साइड पे कर लेते, फिर 93,000 रह जाता पीछे, और फिर उस 93,000 से आगे चलाते। ये हो गया डबल एंट्रीज का सवाल रॉ मटेरियल की। अच्छा, अब वो मैं होमवर्क कर लूँ डिस्कस। मैंने 2 सवाल कहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 कहा था और क्वेश्चन नंबर 7 कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 5 निस्बतन आसान था, मैं फिर भी चीज़ें दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 किड्स पार्टी वाला, जो जो मुझे मसले लग रहे हैं मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं इसको मुश्किल में रेट नहीं करूँगा। चार प्रोडक्ट्स हैं और चारों के यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और नॉर्मल सेलिंग प्राइस बताई हुई है। अब इनमें से अगर कोई डैमेज वगैरह ना होते तो बस फिर सिंपल सी बात है, हम इन चारों की एनआरवी और कॉस्ट अलग अलग कंपेयर कर लेते, लेकिन बीच में कुछ डैमेज वाले भी होंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये बात हो रही है टॉय कार्स की। टॉय कार्स के यूनिट्स कितने हैं? 10,000। इनमें से 3,000 हमें पता है कि हम 1100 के बेचने वाले हैं, तो उनकी एनआरवी के लिए 1200 यूज करेंगे? नहीं, 1100 यूज करेंगे, हमें पता है 1100 का बेचने वाले हैं। और बाकी जो 7,000 हैं इनके लिए 1200 यूज करें। तो इसमें इन 3,000 की एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन अलग होगा, और जो बाकी 7,000 हैं उनकी कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन अलग होगा। ये टॉय कार्स में जिन लोगों ने भी सवाल वाकई किया है और छापे नहीं मारे, वाकई किया है, टॉय कार्स में बताएं, कुछ पूछना है जी? एक्सक्लूड कहाँ से कर देंगे? इन्वेंट्री से? नहीं, अभी तो हमारे पास ही है वो चीजें, हमारी इन्वेंट्री है, अभी एक्सक्लूड क्यों कर देंगे? लेकिन हमें ये पता है कि 3,000 हमने 1100 की बेचनी है, 1200 की नहीं बेचनी, तो इनकी एनआरवी 1100, इनका कंपैरिजन कॉस्ट है अलग, और बाकियों का 1200। पॉइंट नंबर 2, इन 5,000 में से 1,000 बिल्कुल ही फारिग है और उनकी एनआरवी 0 है, नो स्क्रैप वैल्यू, 0 एनआरवी। और जो बाकी रह गए यानी 4,000, उनमें से 20% थोड़े से खराब हैं, 800, और वो कॉस्ट के 50% के बराबर, यानी 1800 का 50%, 900 रुपए के बिकेंगे। तो 1,000 की एनआरवी 0, 800 की एनआरवी सेल प्राइस 900, और जो बाकी 3200 रह गए उनकी नॉर्मल 2700। तो मुझे पूछना है जी बताएं। देखिए, जब इसने कहा कि जो मीनिंग है उसका 20% 800 हो गया, इसने कहा कि इसमें कॉस्ट का 50% ना, तो 800 का 50% नहीं मिला। 800 कॉस्ट नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कॉस्ट तो 1800 है। हाँ जी, डॉल हाउसेस जिन्होंने किया है, डॉल हाउसेस में कोई पॉइंट नहीं। फिर उसके बाद है स्टफ टॉयज। स्टफ टॉयज में थोड़े से एक डिफरेंट तरीके से बात ये की कि यूनिट्स बताने की बजाय टोटल अमाउंट बता दी। हाँ, तो 1200 से डिवाइड कर लें तो यूनिट्स पता चल जाएंगे। तो ये जो कितने बने, तो ये 350 यूनिट्स बिल्कुल ही फारिग हैं, और जो बाकी रह गए उनकी एनआरवी टोटल ही बता दी। चलो टोटल ही ठीक है, पर यूनिट करना है तो कर लें, बेशक टोटल भी चलेगी। तो इन 1850 यूनिट्स में से 350 यूनिट्स बिल्कुल फारिग हैं, और जो बाकी 1500 रह गए ये उनकी फिर आपको जो नॉर्मल सेल प्राइस है 1900, नहीं बिल्कुल ही फारिग नहीं है, सॉरी। देखें, जो 1850 में से 350 हैं वो ये 1,75,000 के बिकेंगे, तो इनकी एनआरवी ये 175 है, और जो बाकी 1500 रह जाएंगे ये फिर वही नॉर्मल 1900 के ही बिकेंगे।
स्टफ टॉयज यस सर। और जो मिनियन के कॉस्ट्यूम्स हैं ये सारे के सारे ही खराब हैं, और इनमें से कुछ को हम एज इट इज बेचना चाहें तो वो भी ठीक है या नहीं? कैसे फैसला करें, क्या करें? जो 60% हैं, 60% अगर हम उनको ठीक करके बेचते हैं तो 1600 के बिकेंगे, लेकिन 200 खर्च करके 1400, और अगर उनको ठीक किए बगैर बेच दें तो 1350, तो फिर हम 1400 लेंगे। ये आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा तरीके अवेलेबल हैं तो हमने उसमें से हायर वाला तरीका लेना है। तो ये जो सारे खराब हैं इनमें से 60% 1400 एनआरवी वाले, और जो बाकी रह जाएंगे वो 1350 एनआरवी वाले। ये क्वेश्चन 5 में जी। नहीं, उनका सौदा नहीं हुआ है। उसने कहा भी 3000 यूनिट्स बेच दो मुझे, वो आके चुन के नहीं गया कि ये वाले 3000, उसने कहा 3000 यूनिट्स मुझे बेच दो। तो जब तक हम उसको नहीं बेचेंगे तब तक वो हमारी इन्वेंट्री है। अच्छा, सवाल ये पूछ रहा हूं ऑनलाइन वालों के लिए, सवाल दोहरा रहा हूं कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 3000 टॉय कार्स का हमें सेल्स ऑर्डर आ गया है, तो क्या ये हमारी अब इन्वेंट्री नहीं रही? है इन्वेंट्री भाई, इन्वेंट्री है। जब तक कस्टमर को हम बेच नहीं देंगे तब तक ये हमारी ही इन्वेंट्री है। तो हमारी इन्वेंट्री है तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूज में आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही पॉइंट इसमें ट्रिकी था और बाकी सारे फिर वैसे ही होंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाला ये समझा देता हूं। क्या जी? नहीं, मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन समझा देता हूं। यही इसमें एक मुश्किल पॉइंट था, बाकी जो सवाल सुपीरियर वाला था उस जैसी चीजें थी। ट्रांसपोर्टेशन समझा रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इसमें कुछ पूछना है तो पूछें जी। अच्छा, किस सवाल में पूछ रहे हैं? वैसे पूछ रहे हैं। अगर वो कस्टमर ने चीजें नहीं एक्सेप्ट की हुई तो वो हमारी चीजें हैं, वो हमारी चीजें जो वहां पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7.4। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रांसपोर्टेशन में समझाने लगा हूं बोर्ड पे, उसके अलावा बाकी चीजों में मसला है तो वो पूछ रहे हैं आप लोग। और चलें सारा ही बता रहा हूं। टोटल इनवॉइस वैल्यू बता दी, ये तकरीबन वैसा सही टेबल बना हुआ है जैसे क्लास में सुपीरियर किया था। फिर इसमें हमने एलसी चार्जेस ऐड करने हैं। एलसी चार्जेस, लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस, ये जरूरी खर्चा होता है, ये इंपोर्ट के लिए जरूरी होता है, तो ये साथ ऐड होगा। फिर इसके अलावा ड्यूटीज लगेंगी, लेकिन ड्यूटीज हमने सिर्फ नॉन रिफंडेबल वाली लेनी होती है। तो 23% ड्यूटीज का रेट जरूर है, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ 60% लेनी है। तो इसलिए वैल्यू पे 23% ड्यूटी कैलकुलेट की, लेकिन उसमें से 40 रिफंडेबल है, तो हमें सिर्फ 60% लेना था, वो 60% कर लिया। फिर पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट के बारे में कहा हुआ है कि जब हम चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, अच्छा देखें, जब चीजें इंपोर्ट करते होंगे तो शायद कोई कार्टन के कार्टन आते होंगे, उनमें से निकाल के फिर हम एक एक यूनिट को पैक करके रखते जाते होंगे। तो वो जो एक एक यूनिट को पैक करके जाते रखते होंगे, ये वो पैक वो नहीं है कि कस्टमर को शॉपर में डाल के चीजें दे रहे हैं। जब लिखा हुआ है कि ऑल गुड्स आर रीपैक्ड आफ्टर इंपोर्ट, तो इसका मतलब है कि उनके कार्टन से उन चीजों को निकाल के फिर एक एक यूनिट को पैक करके, उसका कोई कवर होता होगा, कोई गत्ता होता होगा, कोई ना कुछ लेमिनेशन करते होंगे, वो करके फिर हर यूनिट को स्टोर में रखा जाता है। तो ये फिर प्रोडक्ट का हिस्सा ही होगा ना, तो ये इसीलिए इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा जी। नहीं, वो एनआरबी में वो चीजें आती हैं जो भी खर्चा होना होता है। ये इंपोर्ट करके स्टोर में आ चुके तो हो गए होंगे ना पैक, तो जो खर्चा हो चुका वो एनआरबी में नहीं होता, वो तो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा जी। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कोई और कॉस्ट का हिस्सा तो वो बनेगा। हाँ, तो हम इंपोर्ट करके नहीं, कॉस्ट में वो सारे चीजें शामिल होती हैं जो इन्वेंट्री स्टोर में पड़ी हुई है वहां तक उस हालत में लाने के लिए जो खर्चा किया था। तो हम अगर डब्बे खोल के फिर इनको एक एक पैक करके रखते हैं तो ये इस प्रोडक्ट का हिस्सा है। लेकिन वो सिर्फ जो आपने कहा ना कि पूरा एक कार्टन में आते हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ देखा जाए तो फिर इतना की कॉस्ट को तो नहीं काटा। मैंने इन्वेंट्री कॉस्ट आपको एक लिस्ट बना के दी थी और उस लिस्ट में मैंने एक लाइन लिखी थी कि वो सारे जरूरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो जरूरी हैं इन चीजों को ब्रिंगिंग इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, वर्किंग कंडीशन नहीं, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इसका मतलब है कि जो इन्वेंट्री हमने स्टोर में रख दी वहां तक उस हालत में लाने के लिए जो खर्चा किया था, तो हम कार्टन्स खोलते हैं, यूनिट्स निकालते हैं और उन सबको एक एक अलग पैक करके तो स्टोर में रख देते हैं। तो ये स्टोर में रखने के लिए पैक करके एक एक को रख रहे हैं,
तो ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन रहा है ना, लिखा है तो ऑल गुड्स आर रीपैक्ड आफ्टर इंपोर्ट, तो उनको इंपोर्ट करके डब्बे खोल के एक एक को पैक करके फिर स्टोर में, यानी हमारे लिए वो स्टोर में रखने के काबिल ही चीज तब बन रही है जब डब्बे खोल के एक एक को पैक करके स्टोर में रख लें। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और कोई सवाल? ट्रांसपोर्टेशन समझ लें। इस ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लोगों को यह मसला होगा कि उनको लगेगा शायद एक ही ट्रक में तीनों चीजें आ रही हैं, तो एक ही ट्रक में तीनों चीजें इकट्ठी नहीं आ रही हैं। दी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर 1500 पर ट्रिप, यानी ट्रक का एक फेरा 1500 का है। 20 यूनिट्स ऑफ अल्फा, 2 यूनिट्स ऑफ गैमा, और ये और उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाला और उर्दू वाला और फर्क होता है। या तो एक ट्रक में ये अल्फा, गैमा और बीटा सब इकट्ठे नहीं आने हैं, इनमें से एक आ रहा होगा, और की वजह से ये बात पता चल रही है। तो हमें इन 1500 के ट्रिप को अल्फा ही के लिए इस्तेमाल करना है, या फिर जिस फेरे में गैमा आ रहे होंगे तो बस गैमा ही आ रहे होंगे, या फिर जिस फेरे में बीटा आ रहे होंगे तो फिर बीटा ही आ रहे होंगे। तो हमें इनको ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट में जब ऐड करना होगा तो देखना पड़ेगा कि हमें कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे। अब देखें अल्फा के टोटल कितने यूनिट्स खरीद रहे हैं और एक वक्त में गाड़ी में कितने रखे जाते हैं, तो अगर इतने लाने हैं और एक दफा गाड़ी में 20 आएंगे तो हमें फिर इतनी दफा ट्रिप लगाने पड़ेंगे ना, और एक ट्रिप 1500 रुपए का कॉस्ट करता है। इसी तरह 50 यूनिट्स ला रहे हैं गैमा के, एक दफा गाड़ी में कितने रखे जाते हैं? 2, तो एक दफा 2 रखे जाते हैं तो फिर हमें 25 दफा गाड़ी का चक्कर लगाने पड़ेंगे, और एक चक्कर 1500 रुपए कॉस्ट करता है। और उसके 490 लाए हैं और एक वक्त में 15, तो फिर 490 लाने के लिए हमें 15-15 करके इतने चक्कर लगाने पड़े होंगे 1500। ये ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकली। कल मैंने एंट्रीज लिख के दी थी, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब आते हैं फिनिश गुड्स पे। जी क्या जी? तो आप कैलकुलेटर को करने देना ये सारा, ये तो मैंने समझाने में कहा है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 1500, आप कैलकुलेटर पे पूरा आने दें। अच्छा ये बाकी लोग भी सुने, ये बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते भी नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा है कि ये जो मैं 50 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, क्या इसका आंसर क्या चीज बनेगी? 25 क्या होगा? 25 पर यूनिट नहीं, 25 फेरे, 25 ट्रिप के 25 दफा चीजों को लाना पड़ेगा, एक दफा 1500 कॉस्ट करता है। 490 डिवाइड बाय 15 करें, 32.67। अब 32.67 दफा ट्रक को कैसे लाएंगे भाई? तो हम 33 दफा ही लाएंगे, मतलब 32 दफा पूरा ले आएंगे और 33वीं दफा जो आधा आके रोकने पास आके हम खुद ही ले जाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स तो पूरे ही होंगे ना, लेकिन ये वैसे कहने में समझने में तो बात ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन में इतनी बारीकियों में नहीं जा रहा होता एग्जामिनर। ये जो है ना कि हम इतने यूनिट्स, हम इतने ट्रक के फेरे कैसे, हम 32 पॉइंट में कैसे जा सकते हैं, वैसे कॉन्सेप्चुअली ठीक है बात, लेकिन फॉर एग्जाम पर्पसेस ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। यानी आप इसका आंसर जो आ रहा है वो आने दें। हाँ अगर कोई स्टूडेंट इतनी गहराई में जाएगा, पहले तो मैं कहूंगा ना करें, मुश्किल में आ जाएगी जिंदगी आपकी, लेकिन अगर वो इसको कहेगा कि नहीं ये 32 पॉइंट समथिंग है तो हम इसको 33 मान रहे हैं, तो 33 इंटू 1500 तो ठीक होगा वो। लेकिन ये टेंशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन नहीं लेनी आपने, जो आंसर आ रहा है बस उसको जाने दें। जी 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 अच्छा इसमें देखें FIFO मेथड था, तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नए में से है या कोई पुराने में से भी बचा हुआ है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से पता चल रहा है ना। जैसे गैमा का क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? गैमा के क्लोजिंग के 80 है ना, तो गैमा के 100 पहले पड़े हुए थे, 50 बाद में और आए, यानी ये 2 तरह के ये वेरिएबल हैं रेट्स। तो अगर 80 स्टॉक में पड़े हुए हैं तो क्या वो सारे इसमें से हो सकते हैं? तो FIFO मेथड है, 50 इसमें से होंगे, 30 उसमें से होंगे। जी जी क्या 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 आप कह रहे हैं कि ये जो NRV और कॉस्ट का कंपैरिजन है
हाँ जी हाँ जी। तो आप ये पूछ रहे हैं कि ये 28 और 14 लाख को अलग अलग एनआरवी से कंपेयर क्यों नहीं किया, ये पूछ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि 50 यूनिट्स की कॉस्ट और एनआरवी को अलग कंपेयर करें और 30 को अलग कंपेयर करें, ये कह रहे हैं? यही कह रहे हो ना यार? ये तो कोई 4 दिन पहले बात भी हुई थी, मैंने नोट भी लिखवाया था। मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था शायद लेक्चर 10 में कहीं या 8 में कहीं, कि अगर एक ही प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, FIFO मेथड पे वैल्यू हो रहा है, तो वो तो हमारा मेथड है कि कुछ यूनिट्स का कोई रेट होगा, कुछ का कोई रेट होगा, तो इनको अलग अलग नहीं करना कंपेयर, टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर करना है। मैंने बताई थी बात, लिखवाई भी थी ये। मैंने आपको एनआरवी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे ना, उनमें सबसे पहली बात ही ये की थी। ये मैंने समझाया हुआ है पूरा उस दिन, अगर आप नहीं थे तो वो लेक्चर किसी से नोट कर लें। जनरल एंट्रीज पढ़ा रहा था, और जनरल एंट्रीज में एक तो आपको ये बात कर दी थी कि परपेचुअल ही है, और फिर मैंने पहली हेडिंग दी थी कि हम किन की एंट्रीज पढ़ रहे थे। हम लोग एंट्रीज पढ़ रहे थे रॉ मटेरियल की। ये कल हेडिंग दी थी मैंने, उसकी एंट्रीज बताई थी। अब मैं आपको बताने लगा हूं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से रिलेटेड। कल मैंने एंट्रीज रॉ मटेरियल से रिलेटेड बताई थी, अब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात करने लगा हूं। चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, दोनों के लिए मैं यहीं पर बात कवर कर लेता हूं। फिनिश गुड स्टोर में क्या क्या मामले होते होंगे, ये भी मैंने जब आपको पहले दिन नहीं, एक दिन फैक्ट्री की सारी मूवमेंट बताई थी, तो शुरू में कुछ ओपनिंग पड़ी होंगी, और कहां से आएंगी चीजें। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोड्यूस होके आएंगी, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो परचेज होके आएंगे, पहुंच गई स्टोर में, साल के एंड पे कुछ क्लोजिंग बची रह गई, और आउट क्या क्या होगा, सेल हो रही होगी। तो रॉ मटेरियल के स्टोर से प्रोडक्शन को इश्यू हो रहा था, फिनिश गुड्स के स्टोर से सेल हो रही होगी, ये फर्क पड़ जाएगा। तो पहली एंट्री कर लेते हैं कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स खरीद रहे होंगे, यानी ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है। क्या एंट्री होगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, और कैश कर लें वो भी ठीक है, पेएबल कर लें वो भी ठीक है, बेहतर पेएबल है। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फर्क इस इनका ही होगा बस। फिनिश गुड्स के स्टोर में जो गुड्स आ रही है ना, बस इनका फर्क है कि या तो वो खरीद के आ रही है या बन के आ रही है।
तो खरीद के आ रही हैं तो इसका मतलब ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है, बन के आ रही है मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही है। तो कहां से बन के आ रही हैं, क्या थी वो इससे पहले? वो पहले वो इन्वेंट्री किस शक्ल में थी? वर्क इन प्रोसेस। तो अब वो बन के फिनिश गुड्स आ रही हैं तो क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, खरीद के आ रही हैं तो खरीदी भी वापस भी हो सकती हैं, परचेज रिटर्न भी हो सकती हैं। यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पेएबल या कैश डेबिट हो जाएगा। पेएबल प्रेफर्ड है और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, बनी हुई चीजें भी वापस चली जाएंगी वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में? नहीं, बन गई तो बन गई। और क्या करें? फिनिश गुड्स का सेल कर दें तो फिनिश गुड्स सेल हो जाएंगे। अच्छा, अब वो चीजें चाहे मैन्युफैक्चर होके आई थी या खरीद के लाए थे, ये मसला सिर्फ इसका था। अब जब स्टोर में आ गई है ना, अब फर्क नहीं पड़ रहा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि ट्रेडिंग बिजनेस है। तो अब मैं ये फर्क भी नहीं करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेडिंग, क्योंकि फिनिश गुड्स है। स्टोर में पहुंच गई, पहुंची कैसे, ये फर्क था। अब उस स्टोर में आने के बाद बस वो गुड्स है, वहां से आउट होंगी, यानी सेल्स होंगी, जाया हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में। ये फर्क मैंने सिर्फ इनमें रखा है बस। अब मैं दोबारा यहां मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि आप सेम है। तो सेल्स की एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और ये तो होती है उस अमाउंट से जितने का बेच रहे हैं। कैश भी ठीक है, डेटर भी ठीक है। और फिर एक और एंट्री साथ होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, और ये जो वैल्यूज हैं ये हमें कहां से मिल रही हैं? हम ये टेबल बना रहे होंगे, बस ये इशू की जगह वर्ड सेल और ये आ रहा होगा। जो इन्वेंट्री कार्ड की प्रैक्टिस भी कहीं की थी तो वो ट्रेडिंग बिजनेस ही की प्रैक्टिस की थी। तो ये हमें उस टेबल से फिगर्स मिलेंगी इन एंट्रीज की। इसकी भी टेबल से मिलेंगी? नहीं, ये तो सेल वैल्यू है। ये टेबल से जहां जहां फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट हो रहा है ना, वो हमें टेबल से मिलनी है वैल्यू। बेची है तो वापस भी आ सकती है। बेची हुई चीजें वापस भी आ सकती हैं। हाँ जी, सेल रिटर्न्स डेबिट। जी जी, परपेचुअल में करें तो परपेचुअल या पीरियोडिक का ताल्लुक तो ये इन्वेंट्री वाली आइटम है ना। सेल्स तो सेल्स है। और ये एंट्री पूरी पूरी रिवर्स हो जाएगी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री स्टोर में चीजें वापस आ गई और कॉस्ट ऑफ सेल हमने रिवर्स कर दी। जी, रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। हाँ जी, गुड्स चोरी डकैती भी हो सकती है, गुड्स लॉस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्टेजेस हैं, ड्यू टू फायर है। हाँ जी, इसमें भी ना सेम बात है। हो सकता है ये नॉर्मल हो सकता है एबनॉर्मल हो। अगर नॉर्मल है
तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही चार्ज होगा। अब एफओएच कंट्रोल नहीं है बीच में। अगर नॉर्मल था ये जाया होना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज होगा, और अगर एब नॉर्मल था तो फिर P&L को चार्ज होगा। P&L को चार्ज करने का मतलब है जीपी से नीचे आ रहा होगा फिर ये। और आपको अगर नहीं पता चल रहा कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है तो आप गुड्स के बारे में नोट जरूर दे दीजिएगा। रॉ मटेरियल में भी यही कहा था वैसे, लेकिन गुड्स में भी जरूरी है आप नोट दे दें कि हम इसको नॉर्मल मान रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दें, एबनॉर्मल मान रहे हैं तो P&L कह दें। फिनिश गुड्स का बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल ही रखेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स बन गई अब स्टोर में, तो अब उनकी हैंडलिंग में वो मसाइल नहीं होंगे जो प्रोडक्शन वर्कर्स की मिस हैंडलिंग में होते थे। क्या चोरी है, आग भी लग सकती है, तो इसमें ज्यादा चांसेस एबनॉर्मल होने के। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी मान लेंगे तो कोई गलत नहीं है, बस नोट लिख देना। और क्रेडिट क्या हो जाएगी? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और इसमें भी अगर कुछ खराब हुए हैं लेकिन थोड़े बहुत कबाड़ियों को बेच के पैसे मिल रहे हैं तो फिर वो कैश भी डेबिट आ जाए। और लास्ट चीज, इसमें भी एनआरवी का मसला हो सकता है, तो वो एनआरवी का मसला भी बिल्कुल ऐसे ही, उसको नॉर्मल समझ लें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल समझ लें तो P&L। नंबर 6 एनआरवी राइट डाउन। एनआरवी राइट डाउन एट एंड ऑफ ईयर। अच्छा, ये भी मैंने कल की थी बात कि इसकी जरूरत ही कब पड़ेगी? अगर एनआरवी कम है तो ही जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये भी सेम बात है, अगर इसको नॉर्मल मान लें, वैल्यू कम होना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाएं, और अगर एब नॉर्मल मान लें तो P&L में ले जाएं। और ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? एनआरवी से, कॉस्ट से, जो डिफरेंस जो एनआरवी लॉस है उससे होगी एंट्री। एनआरवी राइट डाउन लिखा हुआ मैंने, जो डिफरेंस है एनआरवी, कॉस्ट 1000 है, एनआरवी 800 है, तो 200 से है ये एंट्री। हैं जी, इसमें भी आप इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लें, एबनॉर्मल भी कह सकते हैं तो आप P&L कह दें। एनआरवी के लिए बेहतर नॉर्मल ही है। नहीं, एनआरवी डाउन क्यों हो रही है? क्या पता वो चीजें जल के खराब हुई हैं इसलिए डाउन हो रही है। ये फिनिश गुड्स की एंट्रीज है। अच्छा, अब इसका एक सवाल दे रहा हूं होमवर्क, और एक मैं कल आपको क्लास में कराऊंगा, और कल इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म है, बहुत है। और इस पे अभी मैंने स्पीड वाकई स्लो रखी थी क्योंकि आप लोगों के हौसले तक संभालने ज़्यादा ज़रूरी थे। तो अगर अभी मैं उम्मीद रखूं कि थोड़ी सी कुछ सांस आया है तो अब अगले चैप्टर्स में इंशाल्लाह अब बेहतर हो जाएगा काम। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड बहुत तेज़ कर दूंगा, आपको समझाने के लेवल पे रखूंगा, लेकिन अब आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इसको एक्सेप्ट करने में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। कल का दिन इस पर बहुत है, काफ़ी ये चैप्टर बहुत हो गया, फिर मैं एफओएच वाला चैप्टर शुरू कराऊंगा। तो आपका होमवर्क है स्प्रिंग 21, ये होमवर्क है आपका। ये आपको देख के सवाल देख के लगेगा कि जो कल वाला सवाल किया था ना, शायद उसी को देख के इसने सवाल दोबारा बनाया है। स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड लिमिटेड के नाम से। होमवर्क दोबारा सुन लें। स्प्रिंग 2021 अटेम्प्ट है, स्प्रिंग अटेम्प्ट मार्च अटेम्प्ट को कहते हैं। इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड लिमिटेड के नाम से। ये जो कल सवाल रॉ मटेरियल वाला चल रहा था ना, कुछ कुछ देख के लग रहा है कि शायद उसको देख के ही कोई फिनिश गुड्स का सवाल बनाया हुआ है। रिक्वायरमेंट वही है, जनरल एंट्रीज करनी है, ये करके आइएगा। और अब रोज मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूं वो चेक करने में 15-15 मिनट लगाना। ये सवाल कल करके आ रहे हैं आप, और कल भी जो मैं क्लास में कराऊंगा वो मैं पास्ट पेपर ही का सवाल कराऊंगा, ऑटम 21 का। बेशक उसका सोल्यूशन अभी नहीं आया लेकिन करवा दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।